क्वेश्चन, एक बटरफ्लाई, थंडरस्टॉर्म और जोजोस बिजार एडवेंचर को आपस में क्या कनेक्ट करता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। केओस थियरी, मोर स्पेसिफिकली बटरफ्लाई इफेक्ट, और आम भाषा में कहा जाए तो भाग्य, किस्मत, फेट, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो चलो बात करते हैं उसके बारे में। वेट, ये एक एनिमे वीडियो ही है, वो भी बहुत अच्छा वाला, तो डोंट बी इम्पेशेंट। भाग्य वो चीज जिसको दुनिया का कोई सक्सेसफुल पर्सन क्रेडिट नहीं देता है और हर नाकामयाब बंदा ब्लेम करते हुए नहीं थकता है। समय की शुरुआत से ह्यूमैनिटी के इंटायर एग्जिस्टेंस में कभी ना कभी किसी ना किसी बंदे ने एक बार तो ये क्वेश्चन जरूर सोचा होगा कि क्या है भाग्य? क्या वो रियल में एग्जिस्ट करता है या फिर सिर्फ हम लोगों के मन का वहम है? अगर करता है तो क्यों करता है? क्या हम लोगों से अपने हार्ड वर्क से कंट्रोल या चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? ह्यूमंस ने ये सारे ही क्वेश्चन अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से अलग अलग फील्ड्स में पूछे ही हैं, चाहे वो फिलॉसफी, माइथोलॉजी, रिलीजन, फिक्शन या फिर साइंस ही क्यों ना हो। और इसी वजह से एनिमे या पॉप कल्चर भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। कई अलग अलग एनिमे और फिक्शनल स्टोरीज ने फेट को कई अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया है। किसी स्टोरी या एनिमे के अकॉर्डिंग फेट इज जस्ट अ ग्रैंड प्लान ऑफ द गॉड्स, या किसी और के अकॉर्डिंग भाग्य एक चेन है और हम लोग उसमें जकड़े हुए उसके गुलाम। लेकिन मोस्ट ऑफ स्टोरीज में फेट को एक बहुत ही घिसे पिटे प्लॉट मैकेनिज्म की तरह यूज किया जाता है, जिसका यूज राइटर मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी ही बनाई स्टोरीज के रूल्स और प्लॉट्स को ब्रेक करने के लिए करते हैं। लाइक अ मेन कैरेक्टर को एज अ चोजन वन की तरह रिप्रेजेंट करना, जहां पर एक 10 साल का चूतिया सा दिमाग से पैदल रिटार्डेड अनएक्सपीरियंस बच्चे का हजारों साल पुराने लाखों बैटल एक्सपीरियंस वाले विलन को पावर ऑफ फ्रेंडशिप की हेल्प से हराने जैसे इम्पॉसिबल सिनेरियो को पॉसिबल करना। लेकिन कभी कभार ऊपर वाले की दया से कुछ ऐसी सीरीज भी इनमर्ज हो जाती हैं जिसमें फेट को किसी घिसे पिटे प्लॉट मैकेनिज्म की तरह नहीं बल्कि एक एक्चुअल नैरेटिव की तरह यूज किया जाता है, जिसका एनिमे में सबसे बेस्ट एग्जांपल है जोजोस बिजार एडवेंचर, जिसमें फेट राइटर के सस्ते नशे का स्टोरी में घुसेड़ा हुआ एस पुल नहीं बल्कि खुद स्टोरी की राइटर है। जो सीरीज के राइटर हिरोहिको अराकी, आल्सो नोन एज माय पर्सनल फेवरेट वैम्पायर लॉर्ड अराकी, ने फेट के कॉन्सेप्ट को लोगों के फेट को कंट्रोल करने की प्राइमोडियल इच्छा को ध्यान में रखते हुए स्टोरी में इनकॉर्पोरेट किया है, जिसकी वजह से हम लोगों को एनिमे हिस्ट्री का सबसे बिजार और टेरिफाइंग इवेंट देखने को मिला था एज अ हेवन प्लान के रूप में, जो कि लॉर्ड अराकी का अपनी सीरीज के विलन्स को बताने का तरीका था कि डोंट फक विद फेट। नो सीरियसली, जो सीरीज में फेट किसी अदर एनिमे की तरह कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे उसके कैरेक्टर कंट्रोल या ओवरकम करके स्ट्रॉन्ग बन सकें। जो में फेट को ओवरकम करने का मतलब है इटर्नल डेथ या फिर एंडलेस सफरिंग। यकीन नहीं होता तो डियावलो या पूची से पूछ लो। जो सीरीज में फेट एक प्योर फिजिकल ऑब्जर्वेबल फोर्स है, जिसे पार्ट 6 में डियो ने एज अ ग्रेविटी के रूप में डिस्क्राइब किया है। यहाँ तक कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ग्रेविटी इटसेल्फ इज अ फेट, जो कि लोगों को उनके प्रीडेस्टिन्ड पाथ की तरफ खींचती है, और दो लोगों का आपस में मिलना उनके इसी ग्रेविटेशनल पुल का नतीजा है, क्योंकि सीरीज में कई बार फोरशैडोड किया गया है, जैसे कि पार्ट 4 में स्टैंड एरोज के इंट्रोडक्शन के समय पर, जिसमें हम लोगों को बताया गया था कि स्टैंड एरोज मोस्ट पोटेंशियल वाले लोगों को ही सीक करता है और दो स्टैंड यूजर्स का आपस में मिलना फेटेड है। यहाँ तक कि उस मीटियोराइट का अर्थ पे गिरना भी फेट का इंटरफियरेंस ही था, जिससे स्टैंड एरोज क्रिएट हुए थे। जो यूनिवर्स में फेट सीरीज की शुरुआत से एग्जिस्ट कर रही है और उसके कैरेक्टर्स भी उसकी एग्जिस्टेंस से अवेयर हैं, जिसमें सबसे नोटेबल नेम है डियो ब्रांडो का। डियो का फेट के एग्जिस्टेंस से अवेयर होने का रीजन उसके बचपन से कनेक्टेड है। डियो ने बचपन से ही पॉवर्टी देखी थी। उसके फादर एक रेजिंग अल्कोहलिक थे, जो कि उससे और उसकी मदर को काफी अब्यूज करते थे, जिसकी वजह से डियो के बचपन में ही उसकी मदर की डेथ हो गई थी। लेकिन इतने ट्रॉमेटाइजिंग चाइल्डहुड के बावजूद भी डियो एक बहुत ही स्मार्ट, करिज्मेटिक और टैलेंटेड पर्सन था। तो जब वो जोनाथन से पहली बार मिला तो जोनाथन की इतनी केयरफ्री और प्रिविलेज्ड लाइफ को देखकर डियो के मन में सिर्फ एक ही फीलिंग आई, जो कि मेरा मानना है कि कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर हम सभी लोगों ने महसूस की होगी। जेलसी, वो फीलिंग जो कि लोग तब महसूस करते हैं जब उन्हें लगता है कि एक पर्सन जो कि कुछ भी डिजर्व नहीं करता, उसके पास में वो सब कुछ है जिसके लिए उसने कोई मेहनत भी नहीं की है, और वो पर्सन जो कि सब कुछ डिजर्व करता था, उसके पास में वो कुछ भी नहीं है जबकि उसने उसके लिए बहुत मेहनत की है। जोनाथन से मिलने पर डियो ने भी सेम यही फीलिंग महसूस की थी कि वो जोनाथन से हर तरीके से सुपीरियर था। उसके बावजूद भी जोनाथन को इतनी अच्छी लाइफ क्यों मिली, उसे क्यों नहीं, उसका बचपन इतना बुरा क्यों बीता, जबकि वो जोनाथन से कई गुना स्मार्ट, टैलेंटेड और कैपेबल था। और इसी फीलिंग की वजह से डियो ने जोनाथन का उससे सब कुछ छीनने की कोशिश की, सब कुछ, यहाँ तक कि उसकी बॉडी और उसकी लाइफ भी। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डियो जोनाथन से इतना कैपेबल और टैलेंटेड होने के बावजूद भी उसे कभी ट्रूली हरा नहीं पाया, और वो भी वैम्पायर बनने के बावजूद भी। तो जब जोनाथन से आखिरी बार हारने और लगभग एक पूरी सेंचुरी समुद्र की सरफेस पे बिताने के बाद में उसने ये रियलाइज किया कि कोई तो ऐसी सुपरनेचुरल फोर्स है जो कि उसे इतना कैपेबल होने के बावजूद भी उसके गोल्स को अचीव करने से रोक रही है। तो पार्ट 3 में समुद्र की सरफेस से आजाद होने के बाद में उसने इस बात पर रिसर्च करना शुरू की, और सम पॉइंट ऑफ टाइम अपने वर्ल्ड ट्रैवल के दौरान वो फेट के एग्जिस्टेंस से अवेयर हुआ, जिसकी फोरशैडोइंग हम लोग जो पार्ट 3 में उसकी
की और पोनारेफ की बातों में देख सकते हैं। तो जब उसे ये बात रियलाइज हुई कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स और मिजरी की वजह फेट है और वो उसे चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, तो उसने फेट की एग्जिस्टेंस को क्लियरली समझने और कंट्रोल करने के लिए हेवन प्लान को क्रिएट किया। देखो, मैंने देखा है कि कई लोग ये रियलाइज नहीं करते कि हेवन प्लान AKA वर्ल्ड एक्सेलरेशन प्लान कितना ज्यादा टेरिफाइंग इवेंट है, नॉट जस्ट विजुअली बट ऑल्सो साइकोलॉजिकली। सो लेट मी एक्सप्लेन कि ये तुम्हारे देखे किसी भी एनिमे इवेंट से कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, इवन रंबलिंग इंक्लूडेड। ड्यू का हेवन प्लान को क्रिएट करने का सबसे बड़ा रीजन था हेवन अचीव करना। और नहीं 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 नहीं, ये वो हेवन नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो। अकॉर्डिंग टू ड्यू, लोगों की लाइफ के सारे दुख और उनकी मिजरी की वजह उनके फ्यूचर की अनसर्टेनिटी और लाइफ में हैप्पीनेस पाने की प्राइमोडियल इच्छा से क्रिएट हुए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या अंतःविरोध है। यानी लोग लाइफ में कभी भी ट्रू हैप्पीनेस अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी ना कोई डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि उनके फ्यूचर या भाग्य में क्या होगा। क्या वो मेहनत करने के बाद भी सक्सेसफुल हो पाएंगे, या फिर अगर वो सक्सेसफुल हो चुके हैं तो वो क्या उस सक्सेस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि मोटिवेशनल बातें बिल्कुल ही अलग चीज होती हैं और रियलिटी की हार्शनेस बिल्कुल ही अलग चीज। फ्यूचर या भाग्य का ये डर एक प्राइमोडियल डर है और इस दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है जिसने ये डर कभी ना कभी महसूस ना किया हो। इडियट्स को छोड़ करके, दे आर इडियट्स फॉर रीजन। लेकिन लोग अपने इसी डर की वजह से ट्रू हैप्पीनेस कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। पर अकॉर्डिंग टू डियो, अगर लोग अपने अनचेंजिंग फ्यूचर से अवेयर होकर उसे एक्सेप्ट कर ले कि वो उसे चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ट्रू हैप्पीनेस पा सकते हैं, जहां पर हर पर्सन को अपने फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता होगा और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। और ट्रू हैप्पीनेस की इसी स्टेट को डियो ने हेवन कहा है। लेकिन इसे अचीव करने के लिए उसे लोगों को उनके फ्यूचर से अवेयर कराना जरूरी था, जिसके लिए उसने एक ऐसा स्टैंड क्रिएट करने की कोशिश की जो कि टाइम और ग्रेविटी को कंट्रोल कर सके। अब तुम लोग ये सोच सकते हो कि फ्यूचर को देखने के लिए टाइम तो समझ में आता है, पर ग्रेविटी क्यों? तो इसका जवाब ये है कि फ्यूचर चेंज हो सकता है, लोगों के एक्शंस उनके फ्यूचर को चेंज करते हैं, जैसा कि तुम लोगों ने मूवीज और टीवी शोज में देखा होगा। जिसे देखने और कंट्रोल करने के लिए डियो के पास में उसका स्टैंड वर्ल्ड था, लेकिन फेट को चेंज नहीं किया जा सकता है। जो यूनिवर्स में फेट एक अनचेंजेबल एंटिटी है, जिसके रास्ते को तो चेंज किया जा सकता है पर गोल को नहीं। और उसे देखने और चेंज करने के लिए एक ऐसे स्टैंड की जरूरत थी जो कि ग्रेविटी को कंट्रोल कर सके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डियो ग्रेविटी एंड फेट आर द सेम थिंग। और इसलिए डियो को एक ऐसा स्टैंड चाहिए था जो कि ग्रेविटी और टाइम दोनों को कंट्रोल कर सके, जिसकी हेल्प से वो लोगों की फेट या फिर ग्रेविटेशनल पुल को वीक करके उनके टाइम को एक्सेलरेट कर सके। जो कि अगर तुम लोगों ने बेसिक्स फिजिक्स पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि ग्रेविटी और टाइम कोरिलेटेड है। यानी जहां पर ग्रेविटी स्ट्रांग होती है वहां पर टाइम स्लो मूव करता है, और जहां पर ग्रेविटी वीक होती है वहां पर टाइम फास्ट मूव करता है। तो इस स्टैंड को पाने के लिए डियो ने एक खास तरीके का रिचुअल क्रिएट किया, जिसे डियो ने नाम दिया हेवन प्लान। वैसे तो जोजो पार्ट 6 में इस प्लान को फादर पूची ने परफॉर्म किया है, लेकिन डियो का ओरिजिनल प्लान इसे खुद परफॉर्म करने का था। इस प्लान को शुरू करने के लिए डियो को इन 14 स्पेसिफिक फ्रेजेस को अपने स्टैंड द वर्ल्ड में इंग्रेव करना था। ये 14 फ्रेजेस डियो ने अपनी हेवन को अचीव करने की इच्छा को अपनी सोल में इंग्रेव करने के लिए क्रिएट किए थे, ताकि उसकी ये इच्छा उसकी सोल का एक पार्ट बन जाए, जिसकी वजह से वो एक ऐसी एबिलिटी मैनिफेस्ट कर सके जो कि उसकी इस इच्छा को पूरा करने में उसकी हेल्प कर सके। क्योंकि हर पर्सन का स्टैंड उसकी पर्सनालिटी और सोल का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो पर्सन की पर्सनालिटी और सोल में हुआ किसी भी तरीके का चेंज उसकी एबिलिटीज को चेंज कर सकता है। और ये फ्रेजेस एक तरीके का ब्रेन वॉश या हिप्नोटिज्म कैटलिस्ट थे, एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है, और शायद डियो की रीजनिंग भी यही थी। तो इन फ्रेजेस को अपने स्टैंड में इंग्रेव करने के बाद में डियो को सिर्फ 2 चीजें करनी थी, जिसमें से पहला था कि एक ऐसा ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड ढूंढना जो कि अकॉर्डिंग टू डियो गॉड की इच्छाओं को इंसान के कानून से ऊपर रखे, जो कि था फादर पूची। आयरनी देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली डियो यहाँ पे अपनी इच्छाओं की बात कर रहा है। डियो का मतलब ही गॉड होता है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, रियल गॉड। और डियो का दूसरा टास्क था अपने स्टैंड द वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना, जिससे डियो की डेथ हो जाती, क्योंकि एक स्टैंड का डिस्ट्रॉय होना उसके यूजर की भी डेथ होती है। अब यहाँ से वर्क शुरू होता है उसके फ्रेंड का, जो कि इस केस में फादर पूची था, जिसे डियो के लिए 36 मोस्ट वायलेंट क्रिमिनल्स को सैक्रिफाइस करना था, ताकि डियो का स्टैंड उनकी लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब करके एज अ ग्रीन बेबी के रूप में रीबॉर्न हो सके, जो कि डियो की हेवन को अटेन करने की इच्छा का फिजिकल मैनिफेस्टेशन था। इसके बाद फादर पूची को उस ग्रीन बेबी को वो 14 फ्रेजेस बताने थे जो कि डियो ने अपने स्टैंड में इंग्रेव किए थे, जो कि एक तरीके के पासवर्ड की तरह वर्क करता, और वो ग्रीन बेबी उसके स्टैंड के साथ में मर्ज हो जाता, जिससे एक नया स्टैंड सी मून क्रिएट होता, जो कि ऑब्वियसली ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता था। एंड यस पता है तुम्हारा दिमाग गटर में जा चुका है, पर वापस आ जाओ। तो इसके बाद में पूची को सी मून को कंप्लीट करने के लिए एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचना था, जो कि था कैनेडी स्पेस सेंटर केप कनावरल, जो कि अगर तुम्हें नहीं पता हो तो एक रियल प्लेस है फ्लोरिडा यूएसए में। जस्ट बेसिक जनरल नॉलेज, यू कैन थैंक मी फॉर दैट। ये अर्थ की उन कुछ गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां पे ग्रेविटी अर्थ की किसी और जगह के मुकाबले थोड़ी सी वीक है, जो कि सी मून के एवोल्यूशन के लिए रिक्वायर कंडीशंस में से एक थी। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में पूची को फुल मून होने तक का वेट करना था, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती जिससे सी मून इवॉल्व होकर के एक नया स्टैंड मेड इन हेवन में ट्रांसफॉर्म हो जाता, जो कि ग्रेविटी और टाइम दोनों को कंट्रोल कर सकता था। अब पूची को मेड इन हेवन की पावर से
ग्रेविटी और टाइम को मैनिपुलेट करके यूनिवर्स को सिंगुलैरिटी पॉइंट या फिर आम भाषा में कहा जाए तो उसके डिस्ट्रक्शन तक स्पीड अप करना था, जिससे पूची की इच्छा के अकॉर्डिंग सारी नॉन लिविंग थिंग्स यूनिवर्स के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती और सारी लिविंग थिंग्स प्रीवियस यूनिवर्स के इंटायर एग्जिस्टेंस की मेमोरी के साथ में एक नए यूनिवर्स में ट्रांसफर हो जाती। मतलब ये कि जितने भी लोगों ने इस इवेंट को होते हुए देखा था, उन्होंने सिर्फ टाइम को तेजी से मूव करते या यूनिवर्स को चेंज होते ही नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने अपनी इंटायर लाइफ में होने वाले एवरी सिंगल इवेंट को विटनेस किया था। यानी उनकी लाइफ में जो भी कुछ होना था वो ऑलरेडी उनके साथ हो चुका था, जिसे वो देख या फील तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी मेमोरीज उनकी सोल में छप चुकी थी, जिसकी वजह से हर किसी को न्यू यूनिवर्स में अपनी लाइफ में होने वाले एवरी सिंगल इवेंट के बारे में पहले से ही पता होता, लेकिन वो उसे चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे और उन्हें इस वजह से मजबूरन अपनी फेट को एक्सेप्ट करना पड़ता। और यही था डियो का हेवन प्लान। लेकिन क्या तुम इसका मतलब समझते हो कि कितना ज्यादा टेरिफाइंग इवेंट था? सोचो तुम घर में बैठे खाना खा रहे हो या फिर बाहर घूम रहे हो और अचानक से तुम्हारे आसपास की हर चीज बहुत ही तेजी से मूव करने लग रही है, जैसे कि तुम्हारे कपड़े, बिल्डिंग्स, कार्स देखते ही देखते धूल में बदल जा रही हैं। तभी तुम अचानक से आसमान की ओर देखते हो जहां पर कभी दिन कभी रात, कभी दिन कभी रात चल रही है, जिसकी वजह से सन एक रोशनी की लाइन की तरह दिखने लगा है। जब तक तुम इस इवेंट को देखते हुए डर रहे होते हो तभी तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम अचानक से स्पेस में फ्लोट कर रहे हो। तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन गायब हो चुकी है, वो भी लिटरली। और ध्यान देने वाली बात ये कि ये इवेंट पूरे यूनिवर्स में हो रहा है और जो यूनिवर्स में एलियन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पता नहीं कितनी जगहों पे ये सब इवेंट एक साथ हो रहा होगा। पर अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तुम्हें लगता है कि बुरा सपना बीत चुका है। बट यू कुडंट बी मोर रॉन्ग, क्योंकि अब तुम्हें रियलाइज होता है कि असली नाइटमेयर तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारी लाइफ की वो सारी चीजें पता चलने लग रही हैं जो कि तुम्हारे साथ में कभी हुई भी नहीं है। सोचो, एक पैदा हुए बच्चे को अपनी डेथ के बारे में पता होगा, उसके पेरेंट्स को उसकी या उनकी डेथ के बारे में पता होगा कि वो कब और कैसे होगी। एक बंदा दूसरे बंदे से मिलता है और उसे पता है कि वो फ्यूचर में उसका ब्रूटली मर्डर कर देगा, लेकिन वो उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसे कुछ बुरा कह भी नहीं सकता है। सोचो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली कितनी ज्यादा टेरिफाइंग होंगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर के साथ में एक जेल के अंदर बंद कर दिया गया हो जहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना हो। सोचो ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। एंड डोंट टेल मी कि यू कैन कॉन्कर योर फियर, क्योंकि ज्यादातर लोग कोई एनिमे प्रोटैगनिस्ट या संत महात्मा नहीं होते हैं जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं कि उसे एक्सेप्ट कर लें। और इसीलिए ये इवेंट इतना ज्यादा टेरिफाइंग था, क्योंकि एक झटके में मर जाना ज्यादा आसान है मरने के डर के साए में घुट घुट कर जीने से। और ऐसा ही होता अगर डियो का प्लान परफेक्टली कंप्लीट हो जाता, पर थैंक्स टू फेट और इम्पोरियो के इंटरफियरेंस की वजह से ये प्लान कंप्लीट नहीं हो पाया। और एनिमे में जो भी हम लोगों को दिखाया गया था वो उस प्लान का इनकम्प्लीट वर्जन था, क्योंकि पूची को इस प्लान को कंप्लीट करके उस न्यू यूनिवर्स में अपनी आइडियल लाइफ जीने के लिए उस न्यू यूनिवर्स से जो स्टार फैमिली और उनके फ्रेंड्स का नामो निशान मिटाना था, जो कि उसने लगभग कर लिया था। पूरे स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन जोलीन के लास्ट डिच एफर्ट की वजह से इम्पोरियो उस यूनिवर्स में क्रॉस कर पाया था, जिसे मारने के लिए पूची ने प्लान को कुछ देर के लिए उस दिन पर पॉज कर दिया था जिस दिन जोतरो जोलीन से मिलने के लिए पहली बार जेल में आया था, क्योंकि उस समय पूची को पता था कि इम्पोरियो उस दिन कहां पे था। और इस समय पूची को छोड़ करके कोई भी अपनी या दूसरों की फेट को चेंज नहीं कर सकता था, जिसका मतलब ये था कि इम्पोरियो पूची से बच करके भाग नहीं सकता था। लेकिन मेड इन हेवन एक्टिवेट होने की वजह से पूची अपने एक्शन से लोगों की फेट को चेंज तो कर सकता था, पर अपनी या दूसरों की फेट को देख नहीं सकता था, जिसका फायदा उठा करके इम्पोरियो ने वेदर फोरकास्ट की डिस्क को पूची के हाथों अपनी बॉडी में इंसर्ट करवा लिया, जिसकी वजह से इम्पोरियो की फेट चेंज हो गई और उसने पूची को मार डाला। एंड यस आई नो, मुझे पता है कि तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो कि फेट तो कभी चेंज होती ही नहीं है, मैंने ये भी बताया है। तो इसका जवाब हम लोगों को इम्पोरियो ने दिया था कि फेट एक ऐसी एंटिटी है जो कि राइशियस और जस्ट एक्शंस को रिवॉर्ड करती है और इविल को पनिश। फेट का चेंज होना भी फेट का ही एक पार्ट है, जो कि सिमिलर बातें हम लोगों को जॉर्नो ने भी बताई थी कि राइशियस एक्शन से बनी हुई रियलिटी हमेशा सर्वाइव करती है, चाहे जो भी हो, और वही फेट है। वो कहावत तो सुनी ही होगी, जैसे को तैसा टिक फॉर टैक। जो यूनिवर्स में फेट एक ऐसी एंटिटी है जो कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा करती है, और चाहे कोई फेट को कितना भी चेंज कर ले, वो अपने आप को वापस सही कर ही लेती है। और इसीलिए पूची के मरते ही मेड इन हेवन की पावर की वजह से फेट वापस रीसेट हो गई, जिसकी वजह से एक नया यूनिवर्स क्रिएट हुआ जिसमें पिछले यूनिवर्स से छूटे हुए सारे लोग वापस रिबॉर्न हो पाए विथ मच हैप्पियर लाइफ। अब अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो तुम लोगों को मुझसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि इसमें अनोखा क्या है, और जो मैंने केओस थ्योरी की बात शुरुआत में की थी वो कहाँ है। तो सुनो, केओस थ्योरी के अकॉर्डिंग दुनिया की हर चीज किसी न किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड है। किसी एक चीज में हुआ छोटे से छोटा बदलाव भी किसी दूसरी चीज में एक बहुत ही बड़े लेवल पर उसे इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि दुनिया के किसी एक छोर पर तितली का पंख फड़फड़ाना दुनिया के दूसरे छोर पर एक तूफान खड़ा कर सकता है। एंड यस, ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, और जो लोग इसे नहीं समझते हैं वो इसे कोइंसिडेंस या फिर भाग्य समझने लगते हैं, जबकि ये सिर्फ एक लार्ज न्यूमेरिकल पॉसिबिलिटी है। और हर इंसान की लाइफ इन्हीं अनफोर्सीन फिनोमेनास की वजह से इफेक्टेड होती है। यानी कि तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, गलतियां और तुम्हारा इडियट होना तुम्हारी गलती तो है, क्योंकि तुम पैदा हुए हो, पर इन फिनोमेनास की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि इन्होंने तुम्हें पैदा होने दिया। बट हम
हम लोग यहाँ पे तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जोजो यूनिवर्स की, जिसकी स्टोरी को लॉर्ड अराकी ने कियोस थ्योरी से इंस्पायर होकर ही क्रिएट किया है, जिसके सिंबलिज्म पूरी स्टोरी में दिखते हैं, जैसे कि जोलिन कुजो जोजो यूनिवर्स इक्विवेलेंट बटरफ्लाई, जिसके थ्रेड ऑफ फेट की वजह से सालों से सोया टॉर्नेडो AKA वेदर फोरकास्ट अपनी मेमोरीज के साथ में वापस जाग पाया, जिसके स्टैंड ने पूरी स्टोरी के एंड को चेंज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ऐसे लिखा जाता है फेट को स्टोरी में, ना कि ऐसे ही किसी को भी चोजन वन या चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी बना दो। पूछा जाए क्यों है, बस है। पर क्यों है? मेरी स्टोरी मेरी मर्जी, आंखें नीली हैं बस इसलिए है। सो दैट्स इट। कैसा लगा तुम लोगों को? क्या मैंने तुम्हारा फेट के प्रति पर्सपेक्टिव चेंज किया? अगर किया तो लाइक मारो यार, और अपने पर्सपेक्टिव्स कमेंट्स में बताओ। और इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सयोनारा, बाय बाय।